नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आर्य, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बच्चों के मेंटल हेल्थ उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी मेंटल हेल्थ किस प्रकार से मेंटल इलनेस के द्वारा प्रभावित होती है, जिसके कारण उनकी ओवरऑल ग्रोथ किस प्रकार से प्रभावित रहेगी, उनकी सोशल लाइफ, उनके इमोशन कैसे प्रभावित होंगे इन मेंटल इलनेस के कारण। साथ ही हम ये जानेंगे बच्चों के मेंटल बिहेवियर से, उनके सोशल लाइफ से, उनके इमोशन से, उनकी ग्रोथ से कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई बच्चा मेंटल इलनेस से गुजर रहा है। तो ये सब इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उनके लक्षण के बारे में और साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बच्चों में कौन कौन से मेंटल हेल्थ इलनेस पाए जाते हैं, कि कैसे डिसऑर्डर बच्चों में पाए जाते हैं। तो पहला डिसऑर्डर होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर बच्चों में जब होता है तब वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, स्ट्रेस लेता है, गुमसुम सा रहने लग जाता है। बच्चा जो होता है वह भय रहता है, उसको किसी बात का कोई डर रहता है। साथ ही जो बच्चा होता है वह अपने स्कूल की एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और यहाँ तक कि खेल कूद में वह अपनी एबिलिटी को दिखा नहीं पाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा बच्चा अपने एज की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वह हैंडल नहीं कर पाता है, तो ये सभी उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सेकंड डिसऑर्डर है ADHD, जिसका मतलब है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहेगा। बच्चे को अपनी एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनकी तुलना में किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होगी। तो ये सभी सिम्टम्स आते हैं ADHD डिसऑर्डर में। थर्ड डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें जो यह बीमारी जो होती है ये न्यूरोलॉजिकल एक कंडीशन है, जिसमें कि चाइल्ड जो होता है वह 3 साल से पहले का चाइल्ड को ये बीमारी होती है। जिन बच्चों को ASD होता है उन बच्चों को दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने में, उनसे मेलजोल बढ़ाने में, उनको प्रभावित करने में, असर दिखाने में और साथ ही बातचीत करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। फोर्थ मेंटल डिसऑर्डर में आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में जैसे कि एनोरेक्सिया के केस में पेशेंट को भूख नहीं लगती है, बहुत कम भूख लगती है, वो बहुत कम खाना खाता है, डाइटिंग में रहता है, खाना खाने से डरता है, इवन कि वह देखने से, स्मेल करने से भी खाने से डरता है। तो इसके अलावा होती है ईटिंग डिसऑर्डर में बिंज ईटिंग। इसमें पेशेंट ठूस ठूस कर खाना खाता है, बार बार खाना खाता है। और इसके अलावा एक और डिसीज़ होती है ईटिंग डिसऑर्डर में, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें पेशेंट बहुत अधिक खाना खाता है, अनियंत्रण रहता है खाना खाने में, उसका कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये थी ईटिंग डिसऑर्डर। दोस्तों, फिफ्थ मेंटल डिसऑर्डर जो कि बच्चों में होते हैं वो है डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा होता है वह बहुत ही दुखी रहता है, गुमसुम रहता है, किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता है, मेलजोल नहीं बढ़ाता है, ना ही बातचीत करता है और ना ही स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये सभी उसके मूड डिसऑर्डर में आते हैं। ये डिसऑर्डर बच्चों में तब होता है जब कोई बच्चा डिप्रेशन में रहता है और उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, बच्चे के जो इमोशन हाई होते हैं। और इसके अलावा यदि उससे बाइपोलर डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, तब भी यह डिसऑर्डर उसमें देखे जा सकते हैं। सिक्स्थ मेंटल डिसऑर्डर होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कि PTSD
डी भी कहते हैं। किसी बच्चे को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तब होता है जब कोई बच्चा किसी तकलीफ़ से गुज़रता है, यदि किसी उसके साथ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, इंजरी लग गई हो उसको, या फिर हो सकता है एब्यूसिव उसके साथ बिहेवियर किया गया हो। इसके अलावा यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में, कोई संकट में रहता है और उसको रातों को नाइटमेयर आते हैं और उसे एंजाइटी भी रहती है, तो इसके कारण उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। 7th मेंटल डिसऑर्डर में आता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया बीमारी जो होती है वह, इस बीमारी में जो पर्सन होता है उसके जो थॉट्स होते हैं और जो उसका बिहेवियर रहता है, जो उसका परसेप्शन होता है, जो उसे दिखाई देता है, वह रियलिटी से मैच नहीं खाता है। मतलब कि वह रियल में नहीं होता है जो भी वह सोचता है और जो भी उसे दिखाई देता है। तो इसके अलावा वह पेशेंट जो भी वह चखता है या फिर सूंघता है, उसको दिखाई देता है, वह इमेजिन करता है, वह सब रियल नहीं होता है, वह सब उसका फॉल्स परसेप्शन होता है, फॉल्स उसे उसके थॉट्स होते हैं। और इसके अलावा उसे इल्यूज़न हो जाता है, भ्रम हो जाता है किसी बात का, हेलुसिनेशन हो जाता है, उसकी जो मति होती है वह भ्रम में पड़ी रहती है, मति भ्रम हो जाता है उसको। तो ये सभी सिम्टम्स सिजोफ्रेनिक पेशेंट में दिखाई देता है। ये साइकोटिक कंडीशन होती है। सिजोफ्रेनिया बीमारी टीन से लेकर 20 के दशक के लोगों में देखी जाती है। यह साइकोटिक कंडीशन होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किसी चाइल्ड पर मेंटल इलनेस का क्या असर पड़ता है। मेंटल डिसऑर्डर का बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बच्चे ज़्यादा सैड रहने लग जाता है और बच्चा जो होता है 1 से 2 हफ्ते से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड रहता है। इसके अलावा वह इसको एंजाइटी होती है, वह लोगों से दूर रहने लग जाता है, उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, किसी से मेल-जोल बढ़ाने में, बातचीत करने में उसको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो बच्चा होता है इरिटेटिव हो जाता है बहुत जल्दी और क्रोधित हो जाता है और ज़्यादा सोशल फंक्शन में वह पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्कूल में भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लोगों को अवॉइड करने लग जाता है वह, और साथ ही उसके पेट में उसको दर्द होता है और अपने आप को हार्म पहुंचाने लग जाता है साथ ही, या फिर वो हार्म पहुंचाने के लिए कहने लग जाता है। बहुत ही हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चा होता है वह अकेला अकेला रहने लग जाता है, उसके थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं और वह दिन में भी सपने देखने लग जाता है, उसे नाइटमेयर आता है, रातों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है बच्चों को। मेंटल इलनेस से गुजरने वाला बच्चा स्कूल अवॉइड करने लग जाता है, अपने आप को हार्म पहुंचाता है, साथ ही वह उसके जो ईटिंग हैबिट होती है वह चेंज हो जाती है, उसका बिहेवियर, मूड सब कुछ चेंज हो जाता है। इसके अलावा उसे इन्फेक्शन बार बार होता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। मेंटल इलनेस से ग्रस्त बच्चे को थंब सकिंग करने की आदत हो जाती है, नेल बाइटिंग करने की आदत होती है, अपने बालों को ट्विस्ट करने की आदत हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसे ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये सभी सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं मेंटल इलनेस के बच्चों में। मेंटल इलनेस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि यदि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा वो दुखी रहता हो और तनाव में हो, किसी स्ट्रेस में हो, उसके साथ कोई संकट, कोई घटना घटित हो गई हो, और या तो उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, तब भी उसे यह बीमारी हो सकती है। इसके अलावा यदि वह बहुत ज़्यादा गरीब हो, गरीब अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा हो, उसका घर नहीं हो, वह अनाथ हो, यदि कोई चाइल्ड लोनलीनेस से सफ़र कर रहा हो, वह सोशल आइसोलेशन में हो, उसने किसी अपने को खोया हो, अपने लव वन को खोया हो, तो भी उसे यह ट्रॉमा लग सकता है, जिसके कारण उसकी मेंटल इलनेस प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई चाइल्ड
किसी भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो, उसके साथ एब्यूसिव घटना घटित हो गई हो, यदि किसी चाइल्ड के घर में उसके साथ में एब्यूसिव बिहेवियर किया जाता है, उसके फैमिली मेम्बर अल्कोहल या ड्रग एब्यूसिव रहते हैं, या फिर वो खुद ही अल्कोहल या ड्रग का यूज़ करता हो, तब भी उसे मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। दोस्तों, अब हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर में आप कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। तो होम्योपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होती है, यह सेफ होती है, यह नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि मिनरल्स और प्लांट से बनाई जाती है, और इसके अलावा यह मेडिसिन सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर दी जाती है पेशेंट के, और पेशेंट के मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स को देखते हुए दी जाती है। और जो मानसिक रोग होते हैं उसमें जितने भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं जो कि बाहर की तरफ एक्सटर्नली मैनिफेस्ट होते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हुए दी जाती है। तो इस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। दोस्तों, मेंटल डिस्टर्बेंस की हमारी पहली मेडिसिन है, वो है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन को तब देना है जब पेशेंट को डिल्यूजन रहता है, पेशेंट रेस्टलेसनेस रहेगा, वीक रहेगा, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में एंजाइटी रहेगी, चिंता फिक्र रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा। तो ये सभी सिम्टम्स के मद्देनज़र रखते हुए हम उसे देंगे बेलाडोना मेडिसिन को 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम इसकी 3 टाइम, इसकी 4 से 5 बूंद आधी चम्मच पानी में मिलाकर, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी। अब हमारी जो सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया मेडिसिन का पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी उसमें, और पेशेंट जो होगा वह सैड रहेगा, सबसे लोगों से अलग थलग सेपरेशन रहेगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसके जो भी लव वन है जिसे वो प्यार करता है वो उससे अलग होने वाले हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। और इसके अलावा उसकी वीक मेमोरी रहेगी। तो ये सभी सिम्टम्स हमें सीपिया के पेशेंट में देखने को मिलेंगे, और इस मेडिसिन को आपको लेना है 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम, इसकी 4 से 5 बूंद आधी चम्मच पानी में मिला के, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी। अब हमारी जो थर्ड मेडिसिन है वो है इग्नेसिया मेडिसिन। इग्नेसिया मेडिसिन का पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा उसको वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है, उसे डिप्रेशन की शिकायत होती है, पेशेंट को अकेला रहना पसंद होता है, उसे ओपन एयर में घूमना भी पसंद होता है। तो इस तरह का पेशेंट होता है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को हमको देना है 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम को, इसके 3 टाइम, इसकी 4 से 5 बूंद आधी चम्मच पानी में मिलाकर, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है टेरेंटुला हिस्पेनिया 12CH। इस मेडिसिन को उन पेशेंट को देना है जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो, उनका सर दर्द होता हो, हेडेक होता हो, और साथ में उसे ऑटिज्म की बीमारी हो, और ADHD भी हो, ADD भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में यदि बिहेवियर प्रॉब्लम हो तभी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम, इसकी 12CH में डाइल्यूशन में इसकी 3 से 4 बूंद देना है, आधी चम्मच पानी में मिलाकर, सुबह दोपहर शाम को। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार मेडिसिन उन पेशेंटों को दी जाती है जो कि लैक ऑफ सोशल, उनका मतलब कि सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, साथ ही वह कम्युनिकेशन उनकी स्किल बहुत वीक होती है। तब ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं मेडिसिन ब्राइटाकार को 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, इसकी 4 से 5 बूंद आधी चम्मच पानी में मिलाकर। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, बहुत वंडरफुल रिजल्ट देती है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कॉफिया टोस्टा। इस मेडिसिन का आपको तब यूज़ करना है जब पेशेंट का स्लीप डिसफंक्शन हो, साथ ही पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो, तब इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम को, आधे चम्मच पानी में, इसकी 4 से 5 बूंद मिलाकर। तो ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी। दोस्तों, इस तरह से मेंटल डिसऑर्डर की बहुत सारी मेडिसिन्स है
जैसे कि और अन्य मेडिसिन है, जैसे कि हो गया कैलकेरिया फॉस, वेपोराना और काली फॉस, काली ब्रोम, स्ट्रामोनियम हायोसाइमस, कार्सिनोजिन। तो ये सभी मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है। और आज हम इस वीडियो में जान पाए हैं कि मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है और मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। और इसके अलावा हमने जाना कि आज होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी दी जा सकती है मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस के लिए। तो मिलती हूँ आप सभी से इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय हिंद, जय भारत।